मैथ में एक टर्म फेल हो गया था और मैं घर पे साल भर पैरासाइट बन के नहीं रहना चाहता था। तब बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेंटर्स मेरे शुरू हो रहे थे। विदेशी कंपनीज अपने कम कॉस्ट बचाने के लिए छोटे डिविजन्स को डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया में आउटसोर्स कर रहे थे। मैं एक प्रसिद्ध इंग्लिश बैंक के लिए लो लेवल मॉर्टेज अंडरराइटर के रूप में काम कर रहा था। मेरा काम इनकम डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिफाई प्रूफ्स और बैंक स्टेटमेंट्स को छान लेना था। कभी कभी लिवरपूल के एक कस्टमर से बात करके जो सुनकर हैरान हो जाता था जब उसे बताया जाता था कि उसके मॉर्टेज डॉक्यूमेंट्स इंडिया में प्रोसेस हो रहे हैं। हमारा काम 2 से 11 बजे तक था ताकि जीएमटी के साथ सिंक हो सके। बीपीओस पॉपुलर थी क्योंकि वो कन्वेंशनल जॉब से कई ज़्यादा पैसे देती थी। इस वजह से मुझे अलग अलग जॉब बैकग्राउंड्स और उम्र के लोगों से मिलने का मौका मिला। वहाँ 52 साल के लोग थे जिन्होंने अपने रेस्टोरेंट बिजनेस में फेल हो गए थे। कॉलेज के उम्मीदवार जैसे मैं जो इस जॉब को एक टेम्पररी अरेंजमेंट मानते थे और घर वाले जो एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत में थे। हमारा फैसिलिटी रिक्लेम्ड स्वैम्प प्लान पर थी। बीपीओस से जनरेट होने वाले पैसे में सबको हिस्सा मिलना चाहिए था, जिसमें रियल एस्टेट डेवलपर्स भी शामिल थे। बीपीओस के लिए कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हर तरफ से उगने लगे थे और बॉम्बे जैसे शहर में जहां हर स्क्वायर फुट पर 50 लोग रहते हैं और स्पेस की कमी है, वहां बिल्डिंग्स बनाने के लिए कहीं से भी ज़मीन निकालनी पड़ती थी। रिक्लेम्ड स्वैम्प प्लान में बिल्डिंग्स बनाने के लिए टन्स ऑफ ग्रेवल और कंक्रीट डालने पड़ते थे। हाई पेइंग जॉब जो सिर्फ अच्छी इंग्लिश के अलावा किसी स्किल की ज़रूरत नहीं थी। लोगों को पूरे देश से बॉम्बे आने के लिए मजबूर किया। मैं अपने पहले दिन ध्रुविन से मिला। वो कलकत्ता के पास एक छोटे से गांव से थे। उन्होंने 16 साल की उम्र में घर से भागकर अपनी किस्मत बॉम्बे में ढूंढने आए थे। हम अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन मैं हमेशा खुद को गांव वाले से ऊंचा समझता था और उसे बार बार याद दिलाता था। ध्रुविन की फैमिली हिंदू फोकलोर में डीप रूटेड थी। मुझे उनसे अच्छा लगता था। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं था और उनका इंग्लिश भी ठीक है। हमारे पास कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं था, बस ये कि हम दोनों को अकल्ट में रुचि थी। मुझे अकल्ट में रुचि लेने में रोलर कोस्टर राइड की तरह मज़ा आता था, लेकिन ध्रुविन को इसमें ज़्यादा विश्वास था। जब हमारा शिफ्ट खत्म होता था, वो अपनी सीट से उठकर मेरे पास आता था और हमारे पसंदीदा विषय के बारे में बात करता था। हम यूजुअली सबसे लास्ट थे जो चले जाते थे। एक दिन जब हम अपना शिफ्ट खत्म कर रहे थे, मैंने उससे पूछा कि वो इतना विश्वास क्यों करता है। वो थोड़ा सा चुप हो गया, फिर बोला, जब तक मैं 16 साल का नहीं हुआ था, हमारी फैमिली एक अजीब परंपरा का पालन करती थी। गांव में अपनी अलग अलग देवी देवता होती थी। हमारे गांव की देवी एक बड़ा बनियन ट्री, इंडियन स्ट्रेंजलर फिग थी, जो गांव से 45 मिनट की दूरी पर एक छोटा सा खुला स्थल में था। ये पवित्र बनियन ट्री हिंदू ट्रिनिटी, लॉर्ड विष्णु, ब्रह्मा और शिवा को सिंबलाइज करता था और हमारे पास देवी देवता की तस्वीरें थी जो पेड़ के ताने पर बंधी होती थी। बनियन के पेड़ ने हमको ऊपर से देखा था 20 फीट तक। अगर तूने कभी स्ट्रेंजलर फिग देखा है तो तू जानता होगा कि उसका नाम क्यों ऐसा है। ये एक एपीफाइट है। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे पेड़ के ऊपर रहने वाला पेड़ है। ये अपने झाड़ों से होस्ट पेड़ के साथ घूम जाता है, इतना कि दोनों को अलग नहीं पहचान पाते। इसके फल होस्ट पेड़ के शकों पर उगते हैं और उनमें से झाड़ों के रूप में नीचे जाते हैं। होस्ट पेड़ के ट्रंक जितनी लंबी, इससे लगता है कि ये असल में से भी ज़्यादा पुराना है। हम हर 2 हफ्ते में इस पेड़ की तरफ अपनी यात्रा करते थे, या तो पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन। चंद्रमा के चक्कर भी हिंदू धर्म में एक पवित्र नॉन्स है। मेरे पिताजी हमेशा साथ में ताज़ा फल, सब्जी, धूप के बत्तियाँ और कुछ अजीब वजह से एक मुर्गी ले जाते थे। हम रात को सफ़र करते थे, चाहे चांदनी हो या अंधेरा। मेरे लिए तो चांदनी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रात के आवाज़ों से मुझे डर लगता था।
फत्ते की हल्की हल्की सरसराना, क्रिकेटों की चिक चिक, कहीं से आती हुई औल की हूटिंग या चमगादड़ के हल्की हल्की उड़ान। जब हम खुले मैदान पर पहुंचते, मेरे पिताजी धूप जलाते और पेड़ के पास प्रसाद रख देते थे। फिर वो मुर्गी की गर्दन काट देते और उसका खून बहने देते जब तक हम अपनी मन्नत पढ़ते। अब जब मैं वो सब याद करता हूँ तो मुझे सोचना चाहिए था कि मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं। मैंने खाने के लिए मुर्गी को कटवाते देखा था, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा था कि मुर्गी की गर्दन काटने के बाद वो जिंदा हो और उसका खून उसकी गर्दन से बह रहा हो। जब हम मन्नत पढ़ लेते तो मेरे पिताजी मुर्गी को उड़ाते और उसका खून पेड़ के चारों तरफ लगा देते। पेड़ के चांद बार घूमते, जिसे पेड़ की छल चमक जाती और लाल रंग की हो जाती। मैदान में प्रार्थना करते वक्त हमेशा वो अजीब फीलिंग होती थी। मेरे गले के पीछे के बाल कड़े हो जाते थे। लगता था जैसे पेड़ के घने पत्तों के बीच से कोई मुझे देख रहा हो, मुझे घूर रहा हो। मैं हैरान था। मुझे भगवान के अपने घर में ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए थी। हर यात्रा पर मुझे और भी अधिक असहज लगता था। मैंने अपने विश्वास पर सवाल उठाया, अपने पिताजी पर भी। उन्होंने हमें कभी भी मैदान के अलावा किसी भी दिन पेड़ के पास जाने से मना किया था। मुझे वो भी अजीब लगा। आखिर में भगवान को तो हमें शांति और सुकून देना चाहिए था और हमें उनके पास जब चाहे जाने की छूट होनी चाहिए थी। उस रात पूर्णिमा थी। मैंने फैसला किया कि अपने डर से मिलने जाऊंगा। मेरे पिताजी ने हमें कभी भी अकेला मैदान में जाने से मना किया था, लेकिन मैंने किया। हमने अपनी मन्नत पढ़ने के बाद पीछे रह गए। मैंने इंतजार किया जब तक मेरी फैमिली कुछ कदम आगे ना बढ़ गई और फिर धीरे से अपने कदम वापस मैदान की तरफ बढ़ाए। मैं चुपके से एक झुंड के बीच एक जगह चुनी जहाँ से मुझे दिखाई नहीं देता है। मेरे दिल में डर था, लेकिन मुझे जाना था। कुछ गलत था इस पेड़ के पास और मैं जानना चाहता था कि क्या है। मैदान के किनारे तक पहुंचकर मैंने एक जगह चुनी जहाँ से मैं किसी की नज़र में नहीं आ सकता था। मुझे नहीं पता था कि मुझे किस से या किस चीज़ से छुपना था, लेकिन मेरे शरीर के हर कण में ये आवाज़ थी कि मैं छुपना चाहिए। मैं परेशान था कि मेरे पिताजी मुझे यहाँ देखकर आ जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आए।